लूसेंट प्लस लूसेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के प्रकार को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग कोशिका के भाग को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज हम लोग कोशिका के मुख्य भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के मुख्य भाग में पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लकन का बना होता है। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लकन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लकन का बना होता है। तो कोशिका भित्ति जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है जो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करता है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोग्लकन का बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका में जितने भी भाग हैं सभी एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के अंदर घिरे रहते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाली एवं अंदर से बाहर आने वाली पदार्थों का निर्धारण करना होता है। तारककाय, सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। तो इसकी खोज, तारककाय की खोज बोबरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक ओर केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है।
जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के किनारों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो केंद्रक झिल्ली और दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है, इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे पर छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम किसे कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। जो विभिन्न झिल्लियों का निर्माण करता है, ईआर उसे वसा तथा प्रोटीन का संचरण करता है। तो ईआर को आप अच्छे से समझ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पेलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। तो सर्वप्रथम ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा पेलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण दिया। तो राइबोसोम का नामकरण किसने दिया? रॉबर्ट ने। 1958 में इसका रॉबर्ट ने नामकरण दिया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। राइबोसोम जो कि ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा पेलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नोट: स्तनी के लाल रुधिराणु में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिराणु द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। स्तनी के लाल रुधिराणु में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिराणु द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो खोज अल्टमैन ने किया जबकि नाम बेंडा ने दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है।
ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। इसे यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की 1886 में, लेकिन इसका नाम बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। इसे यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। नोट: डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। अब देखते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, तो गोल्जी काय की खोज की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा जो भी संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ हैं, उसको पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थों को पहुंचा देता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कर सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी काय कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो गोल्जी काय कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक ने की थी, यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? यातायात। तो गोल्जी काय यातायात प्रबंधन का कार्य करती है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो गोल्जी काय कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन व ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी काय कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है।
लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से गिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम की खोज जो कि डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण या पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन। इसकी खोज डी दुबे। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। लवक। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। तो हरित लवक हरा रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ही पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला उसमें केरोटीन के निर्माण होने से होता है। पत्तियों का रंग पीला केरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, अवर्णी लवक वहीं पाया जाता है। जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। तो सूर्य के प्रकाश से वंचित जगह में अवर्णी लवक पाया जाता है। जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। तो भोज्य पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ की सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे जड़, भूमिगत तना। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी के होते हैं। यह पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में केरोटीन, चुकंदर में विटामिन। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, गाजर का लाल रंग केरोटीन, चुकंदर के लाल रंग विटामिन के कारण होता है। वर्णी लवक जो कि रंगीन लवक होते हैं, जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, जो पौधे में पुष्प तथा फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं, जो कि पुष्प तथा फल, भित्ति में रंग प्रदान करते हैं। रसधानी वैक्यूल्स, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। रसधानी जो कि कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। केंद्रक, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है।
यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन केंद्रक में द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो कोशिका का सबसे प्रमुख भाग कौन है? केंद्रक। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिका में केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों के सभी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। तो केंद्रक जो कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, जो कि कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक में द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ का जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24, बंदर में 21। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गहरा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गहरा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन व कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन व कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन व कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमोनीमेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमोनीमेटा का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक क्यों कहते हैं? क्योंकि गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है, इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है, इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आज के पाठ में हम लोगों ने कोशिका के भाग को पढ़ा। आगे हम डीएनए एवं आरएनए को पढ़ेंगे और कोशिका को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इसका एक लुसेंट वस्तुनिष्ठ से टेस्ट लगाएंगे,
जिससे कि पूरा चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।